Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics. In economics, we understand about the 5-year plans and their goals and achievement in the books, in second books of economics, and it is our fourth part. In today's, we understand about the long-term and short-term period of goals of plannings in India. तो हमारा जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स है तो उसमें से आज केवल हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी स्टार्ट हियर. तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है या कोई भी प्लानिंग जब स्टार्ट होती है तो उसका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है. तो वो टाइम ऑफ पीरियड लंबे समय तक के लिए भी होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी होता है. शॉर्ट पीरियड का सेंस मान लीजिए 1 साल के लिए होता है या 1.5 साल से मैक्सिमम 2 साल तक के लिए. लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो वो मोर देन 3 to 4 ईयर्स, वो 5 ईयर का हो सकता है, 10 ईयर्स का हो सकता है. इस तरीके से पीरियड को डिसाइड किया जाता है. लेकिन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए हमारी अपनी प्लानिंग कमीशनर्स ने कुछ प्लान्स डेवलप किए थे जिनको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. फर्स्ट लॉन्ग टर्म एंड सेकंड शॉर्ट टर्म. तो पहले हम आज लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ेंगे. जब लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करते हैं या लॉन्ग टर्म और द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ द गोल्स ऑफ द प्लानिंग, तो इसमें फिलहाल लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आर कमेंस टू द 5-year plans and are therefore the generally studies as a common goals of the 5-year plan or the objective of the plannings. सॉरी. तो लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इसको हम कॉमनली 5-year प्लान के रूप में देखते हैं और इसके कुछ अपने पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे. जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को लेकर. नॉर्मली अगर देखें तो शॉर्ट पीरियड गोल्स की अगर बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स आर द प्लान स्पेसिफिक एंड जनरली द स्टडीज एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान्स. ये प्लान्स को स्टडीज़ करने का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें नॉर्मली अगर देखें तो हमने जो प्लान बनाए हैं उसका रिजल्ट क्या रहा या छोटे प्लान्स में उसका हमारा इम्पैक्ट क्या रहा, उस तरह के इस चीज़ों को मेनटेन करने का काम इसमें रहा. हम बात करते हैं इसमें नॉर्मली डिपेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटीज़ ईच प्लान्स इज डिजाइंड as a distinct plans with the distinct set of objectives. तो नॉर्मली अगर रियलिस्टिक सिचुएशंस की बात करें, रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करें तो इसमें जितने भी हमारे प्लान रहे उनका अपना एक गोल था, उनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो पहले से प्री डिफाइन थे. क्योंकि देखिए, हम प्लान तब बनाते हैं जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसी के रिगार्डिंग हम प्लान बनाने का काम करते हैं. यानी बिना ऑब्जेक्ट के हम कोई प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इट्स मस्ट हाउएवर बी मेड एम्प्लाइज द क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ the plans and the objective of the plannings are not to be contradicted but the complement of each other. देखिए, नॉर्मली देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग दो तरह. प्लान क्या है और उसके को कंप्लीट करने की प्लानिंग से है वाली, यानी कि किस वे ऑफ मेथड्स हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं. ये दोनों अगर देखें तो दोनों सेपरेटली अलग अलग कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. आगे देखते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स की अगर बात करें हम नॉर्मली या लॉन्ग पीरियड गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स. तो इसमें नॉर्मली हमारे पास रेफरेंस क्या किया गया था उस टाइम में. तो प्लानिंग इन इंडिया फोर्स ऑन अ 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव. इंडिया में क्या रहा कि 5-year प्लान्स को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के रूप में. तो नॉर्मली से पहला क्या था, पहला प्लान था जीडीपी के ग्रोथ का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ की बात करते हैं. इंक्रीज इन जीडीपी द इम्प्लाइज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इन द इकोनॉमी. जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर ग्रोथ देने की जहाँ तक बात थी उसमें हमें किस चीज़ को फोकस करना था. हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, हमारे पास आउटपुट जो हमारी हो रही है उसको ग्रोथ करने की बात करती है. यानी कि अगर हम अपने यहाँ इकोनॉमिकल आउटपुट को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ होता है. पहला ऑब्जेक्ट इस पर रखा गया. नॉर्मली इट्स इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी. इसको किस रूप में हमें इंक्रीज करना था, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में अपनी इकोनॉमी में इंक्रीज करना था. यानी कि हम जितनी ज़्यादा गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा इकोनॉमी को मतलब सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी. नॉर्मली व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्ट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर यही यानी कि व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब फ्लो जो हो वो गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एज इट इज़ ही बनी रहे तो वो क्या करती है, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. यानी कि हमारा लगातार एक जैसे कॉन्सेप्ट में हमारा सर्विस और गुड्स दोनों प्रोड्यूस होते रहो, उसका यूटिलाइजेशन होता रहे, तो उस सिचुएशन में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. दस द जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इंक्रीज इन द जीडीपी लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. सॉरी,
यहाँ साफ साफ एक लाइन में लिखा हुआ है कि इस तरीके से अगर देखें तो जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा जब हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो नॉर्मली यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट रहा वो जीडीपी के ग्रोथ को रहा, और जीडीपी की ग्रोथ कब होगी? जब हमारा गुड्स और सर्विस का लगातार प्रोडक्शन हो, गुड्स एंड सर्विसेज लगातार इंक्रीज हो और वो कॉन्स्टेंटली लगातार इंक्रीज होती चली जाए। हम बात करते हैं जीडीपी किस पे डिपेंड करती है, तो जीडीपी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस्ड ऑफ द कंट्री, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है जो हमारी अपनी कंट्री के ऊपर, हमारे अपनी कंट्री में अवेलेबल है। नॉर्मली देखिए, अगर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल जो हमको सप्लाई करने वाली कंट्री है वो हमारी जीडीपी को कंट्रोल करने का काम करती है कई बार, यानी कि उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी से क्या करती है, उसकी प्राइस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ता है। बट एटलीस्ट अगर हमारे पास अवेलेबल फिक्स रिसोर्सेज जो है, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, वो हमारा सबसे बेसिक फैक्टर होता है जो हमारी इकॉनमी को ग्रोथ देने में हेल्प करता है। एंड द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। यानी कि दो चीज़ें, पहली रिसोर्सेज और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को या जीडीपी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। प्लानिंग इन इंडिया इज to ensure that the natural resources are fully explored and the production technology is continuously improved। हमारे यहाँ जो प्लानिंग इंडिया थी, यानी कि इंडियन प्लानिंग कमीशन जो था, वो इस चीज़ को अश्योर करने का काम करता था कि जो हमारे पास नेचुरली रिसोर्सेज है उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके में इस्तेमाल कर पाए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें लगातार हम चेंजेस करते रहे, यानी उसमें ज़रूरत के हिसाब से इंप्रूवमेंट आता रहे। सो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा है, यानी जीडीपी जो हमारी है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ कुछ और भी रखा हुआ है, द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी, दो रास्ते कौन कौन से हैं। डिस्कवर ऑफ अ मोर एंड मोर सोर्सेज इन द कंट्री दैट इंक्रीज द रिसोर्सेज बेस्ड ऑफ कंट्री। तो नॉर्मली अगर देखें तो पहला इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है कि हम अपने यहाँ डिस्कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को ढूंढने का काम करें जो हमारी खुद की हो और हमारी जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करे। और दूसरी चीज़ें क्या है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी और द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द गुड्स ऑफ द सर्विसेज। तो नॉर्मली हम उन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो उन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की बात करें जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो ओवरऑल ये दो मेन फैक्टर हैं जिसमें हमारा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारी जीडीपी को बढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड, फुल एम्प्लॉयमेंट। Sorry, the full employment refer to a situation when all the people who are able to work and willing to work at the market wage rate are getting work। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का सेंस ऐसे वो सारे के सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, और मार्केट में जो अवेलेबल वेज है उस पर वो काम कर रहे हैं, तो वो काम जो होते हैं वो उनको बोला जाता है फुल्ली एम्प्लॉयड। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। In other words, those who are able to work, are willing to work, must get work। यानी कि ऐसे लोग जो काम करने के योग्य हैं, काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, उनको हम एम्प्लॉयड मानते हैं। यहाँ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। कैसे? द मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें ग्रोथ के प्रोसेस में, तो वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ को मेंटेन करता है। एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस द वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो बेनिफिट हो रहा है हमारे ग्रोथ का, यानी कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी का इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर हो रहा है तो वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस बेनिफिट्स को क्या करे, सोसाइटी के साथ शेयर करने का काम करे। तो हमारा सोसाइटी के साथ जब वो शेयर करता है तो सोसाइटी का भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है और कंपनी का भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है। द अमाउंट ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद द जस्ट सोशल जस्टिस। तो जो भी ग्रोथ है वो किस तरह से होना चाहिए, सोशल जस्टिस के साथ होना चाहिए। ओवरऑल अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहली सिचुएशन ये आती है कि लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य हैं, वो अगर काम पाते हैं और करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयड है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है वो क्या, इंसेंटिव ग्रोथ होता है, यानी कि इनमें जो लोग काम करते हैं उनको कुछ सैलरीज दी जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी ग्रोथ करेगी।
लेकिन यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करता है, तो यानी सोसाइटी में जिस बेसिस पे लोगों को इंसेंटिव मिलनी चाहिए, कम्पिटेटिव मार्केट के अकॉर्डिंग अगर इंसेंटिव मिलता है तो सोशल जस्टिस को मेंटेन करता है, कम्पिटेटिव मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो सोशल जस्टिस को मेंटेन नहीं करता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने लिखे हुए हैं आपकी बुक से। द फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी के सभी लोग जॉब में आ जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में बहुत अलग अलग तरीके के लोग, कुछ एलिजिबल है, कुछ अनएलिजिबल है, साथ ही साथ कुछ लोग सॉरी कुछ लोग पूरी तरीके से क्या करते हैं, काम करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी के साथ, लेकिन कुछ लोगों के पास एलिजिबिलिटी होती है लेकिन काम नहीं करना चाहते। तो ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती है जिसमें हम सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकते। दैट्स मीन इट्स नॉट अ पॉसिबल टू मेंटेन अ जीरो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ आगे कुछ पॉइंट है, द फुल एम्प्लॉयमेंट में फुल employment by the note means should be considered as a situation of a zero employment. After that, in an economy there is always some natural rates of unemployment which is a minimum states of unemployment causes by the structural changes in the system of the production. Structural change by the laws are related to the introduction of a new technology in the production system. Because of these changes, people tend to remain unemployed for the some time till that adopt themselves to these changes. तो ओवरऑल देखिए मैं इसमें बता दूँ और चीज़ें क्या क्या है। तो नॉर्मली जिससे आपको पहले बताया गया कि सभी को तो जॉब देना पॉसिबल नहीं है। अगर जॉब जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब तो नहीं करना चाहते, एलिजिबल होते हैं जॉब नहीं करना, कुछ एलिजिबल ही नहीं होते जो जॉब के लिए लायक हों। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोग जॉब करना चाहते हैं ऑन द जॉब, उनको कई बार क्या होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार सिस्टम या मैकेनिज्म के चेंज होने, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से क्या होता है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन लगातार बनी रहती है जिसकी वजह से क्या होता है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं होता। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और द इक्विटीज़ की अगर बात करें तो नॉर्मली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस होता है इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो भी उनका इनकम लेवल होता है, यानी कि जैसा जो व्यक्ति काम करता है उसके हिसाब से उसको इक्वलिटीज़ देने के काम की बात करता है। तो यहाँ नॉर्मली देखा इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी बिकम मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ अकर्स टू ओनली द हैंडफुल ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटीज़। तो यहाँ कुछ अगर देखें तो हमारा अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होता है ये वेस्ट हो जाता है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है कि इकोनॉमिकल बेनिफिट जो वो कुछ लोगों के हाथ तक ही रह जाए, यानी कि ऑनर ही बस अपने पास प्रॉफिट रख के बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑनर अगर प्रॉफिट अच्छा कमाता है तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करें, ग्रोथ सर्विस basically is no purpose in the society when the rich tends to become richer and the poor continue to struggle even for the essential of life। तो नॉर्मली देखें तो उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है जब रिच क्या हो और बड़ा हो जाए और रिच हो जाए और पुअर अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए स्ट्रगल करता रहे। तो बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी स्प्रेड अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी so that the distribution of income become equitable। अगर बेनिफिट्स को the benefits of the growth must be spread across section, सभी सेक्शंस में सभी तरह के जो कैटेगरीज है जो उस बेनिफिट्स के हिस्सेदार हैं उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में तो सो दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। तब उस सिचुएशन में क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है वो इक्विटेबल होती है, यानी कि जो व्यक्ति जिस लायक है जिस तरीके के काम करता है उसको उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाए। साथ ही कोशिश ये किया जाए कि वो इक्वालिटीज़ की सिचुएशन को मेंटेन करे। हम बताते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज द सोशल इक्वलिटीज एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल ऑफ प्लानिंग। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज द इक्वल सोसाइटीज। अगर इनकम को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्या करता है सोसाइटी को इक्वलिटीज की तरफ लेके जाता है, जो कि प्रिंसिपल गोल था हमारे प्लानिंग का। आगे देखते हैं मॉडर्नाइजेशन की बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सब्जेक्ट का। मॉडर्नाइजेशन इट्स रेफर टू द अपडेटिंग एंड अडॉप्टेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के प्रोसेस में हम जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं या अपडेट करते हैं खुद को तो वो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। एज अ नोटेड द अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीजेस आइदर बाय द इंक्रीजिंग द फुल
पुल ऑफ रिसोर्सेज और बाय द यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। नॉर्मली अगर देखें तो एट नोटेड अर्लियर द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड। हम आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं बाय द इंक्रीजिंग द पुल ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, जब रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, और टेक्नोलॉजी को जब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करते हैं या उसको इम्प्रूव करके उसको यूज करने का काम करते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो हमारा जो आज का इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से देखें तो ये क्या है, साइंस और इनोवेशन का इन्वायरमेंट है। द साइंस हैज़ ऑफर्ड अस अ न्यू वे ऑफ doing things such as a productivity in the farms and the factories has shown an exponential raise over the time। तो नॉर्मली देखें तो साइंस क्या करता है, हमको नए तरीके के बारे में बताता है कि हम अपने फॉर्म में, अपनी फैक्ट्रीज में किस किस नए तरीकों को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर एज इज अ वेल नोन एग्जाम्पल of how the technology can bring about the revolutionary change in output। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ही सटीक एग्जांपल है कि कैसे टेक्नोलॉजी में या मेथड्स में अगर बदलाव लाया जाए तो कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। द रिसेंटली IT रिवोल्यूशन हैज रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू द BPOs। तो नॉर्मली देखिए आज के टाइम में IT रिवोल्यूशन भी क्या किया, इसको फिर से डिफाइन करा, ये जो पॉइंट है उसको पूरी तरीके से सर्टिफाई करता है कि जो हमारा BPO है, इसके देखिए IT रिवोल्यूशन की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है रिसेंटली द IT रिवोल्यूशन रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फिर से डिफाइन करने का काम करता है। जैसे आज के टाइम में देखें आउटसोर्सिंग के मामले में इंडिया टॉप कंट्रीज में आता है जो कि दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा सेंस ये होता है आत्मनिर्भरता। नॉर्मली देखें द इट्स रेफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड द एसेंशियल गुड्स और द पर्टिकुलर लाइक अ फूड ग्रेन्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर। तो इसका जो मेन सेंस है कि एसेंशियल गुड्स, जो हमारी जरूरत के जो गुड्स है, सामान है, उसको प्रोवाइड करना बिना किसी हेल्प से। Sorry, this goal was according a high priority during the first 7 plans। तो नॉर्मली ये जो गोल था सेल्फ सफिशिएंसी का, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी शुरू के 7 प्लान्स में। ठीक है, इसमें रीज़न क्या रहा कि इसमें ये था कि हम खुद को इस लायक बनाए ताकि हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर ना रहें। आगे बात करें, द बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज expose the Indian economy to the political pressure from the rest of the world simply because we are dependent upon them for the supply of essential goods। तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो ये साफ साफ बता रहा है कि इंडिया का जो रिजल्ट होना चाहिए पूरी तरीके से उस तरीके से पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से उस तरीके का रिजल्ट नहीं रहा, और साथ ही साथ हम क्या रहे, हम इम्पोर्टर बने रहे। हम दूसरे देशों से क्या करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते रहे। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जब इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे पुश कर दिया था, उस सिचुएशन में अमेरिका ने इंडिया को आगाह किया था कि अगर आप वापस नहीं जाते हो तो हम आपकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको उसकी सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम रही जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे आना पड़ा, क्योंकि वो एसेंशियल सप्लाई जो फूड ग्रेन से रिलेटेड थी, वीट थी, राइस थी, वगैरह जो भी चीज़ें थी, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके, उनको करना पड़ा। So in this video, that's all. Thank you. If you have any type of the queries or the doubt, you should be consult with me on the Google Classroom.